मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अरसे से कुछ खराब चल रहे हैं, यानी ये कहना चाहिए कि कुछ डगमगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, और वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका में अपनी वो पॉलिसीज नहीं दिखा पाता, और वहां पर जो पाकिस्तान की लॉबी है वो अपने आप को भारत से उस तरीके से आगे नहीं ला पाती। और हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया, पाकिस्तान की लॉबी नाकाम हो गई, पाकिस्तान के जो वहां पे लोग हैं वो पीछे रह गए और इंडिया जो है वो आगे चला गया। तो क्या वजह है कि इंडिया की लॉबी इतनी कामयाब और पाकिस्तान की नाकाम? और इस पे बात करने के लिए जनाब साजिद दार साहब, जो कि सीजन पॉलिटिशियन है अमेरिका के और मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका, उनसे बेहतर बात कौन कर सकता है। साजिद दार साहब, बहुत शुक्रिया मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, जो मैंने बात की, सर आज हमारे प्रोग्राम का मैं टॉपिक ही ये रखना चाहती हूँ। हम थोड़ी थोड़ी तो बात कर लेते हैं इसके ऊपर, हमने कभी इतनी तफसील से बात नहीं। सर क्या वजह है, आप वहां पर मौजूद हैं, हमेशा से ही होता आया है, कोई भी दौर हो, तमाम अदवार में, कि जी इंडिया की लॉबी बाजी ले गई, वो लॉबिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। क्या हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान उस तरीके से लॉबिंग नहीं कर पाता? आलिया, इसका मैं सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि अमेरिका में इमिग्रेशन और बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया की माइग्रेशन, यहाँ पे इंडियंस जो थे, खासकर सिखों को, हिंदुओं का यहाँ पे आना जो था वो तो 1800 सेंचुरी, बल्कि आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1857 की जो तरीके आजादी थी, उसमें भी आप देखें तो कैनेडियन सिख इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा थे, बड़े पुराने, और उस दौर से यहाँ आ रहे थे। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों की ज्यादा माइग्रेशन हुई जब वियतनाम वॉर में डॉक्टर्स काफी अमेरिकन जो थे उनकी जाने जाया होगी, शॉर्टेज होगी डॉक्टर्स की। तो इन्होंने, अमेरिकन इमिग्रेशन ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जिसके जरिए बहुत ज्यादा डॉक्टर आए। उसमें पाकिस्तानी डॉक्टर भी आए, इंडियन डॉक्टर भी आए। अब मैं इस पे, मैं तकरीबन 35-36 साल से हूँ यहाँ पे, और मेरा जो मुशाहिदा, मेरी जो रिसर्च है इस बारे में, मैं इसके बारे में 10 पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहूंगा आपके देखने वालों से, और उसके बाद मैं थोड़ा सा एंड पे जाके बताता हूँ कि वेंडी शर्मन का अफगानिस्तान के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, अमेरिका क्या खड़ा है, अमेरिका चाहता क्या है। सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे डायस्पोरा का और इंडियन डायस्पोरा का, एजुकेशन और इनकम बैलेंस है उसका। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई, इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं। उनका उसी लिहाज से, जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। तो उस लिहाज से उनकी इनकम भी हमारे पाकिस्तानियों से ज्यादा है। जब इनकम आपकी ज्यादा होती है, आप बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, आप उसके बाद पॉलिटिक्स, आप अपनी सोसाइटी पे तवज्जो देते हैं, चैरिटी में इन्वॉल्व होते हैं, कई चीजों में, हम उनमें, हमारा दोनों चीजों में एक सीरियस फुकदान है। उनकी माइग्रेशन एजुकेशन बेस्ड, हमारी माइग्रेशन इकोनॉमी बेस्ड। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त डॉक्टर जो हमारे आए, काफी आजकल भी डॉक्टर आ रहे हैं, उनका यहाँ पे सोशल लाइफ के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जीरो। एक तो उसकी वजह यह है कि मैं डॉक्टर्स और मैकेनिक्स में काफी फर्क समझता हूं। मैकेनिक गाड़ियां फिक्स करता है, वो बॉडीज को फिक्स करते हैं, सोशल इश्यूज के साथ उनका कोई जोड़ नहीं, उनका आपस में कनेक्ट नहीं होता। अमेरिका के अंदर डॉक्टरों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक अपना, लेकिन वो देख लें, वो सिर्फ एक सकाफती ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। हर साल वो एक म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व भी नहीं है। वो इकट्ठे होते हैं और ये देखते हैं कि बच्चों को कैरिबियन से, अपने बच्चों को कैरिबियन से डॉक्टरी किस तरह करानी है, या बच्चों के रिश्ते कराने हैं, लेकिन और उसके अंदर अपने इंतशार बन चुके हैं, ग्रुपिंग हो चुकी है। जीरो पॉलिसी इन्फ्लुएंस है इस वक्त डॉक्टर्स का, और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अपना। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं सबसे बड़ा, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने मार्शल लॉ लगे, और जिस तरीके से हमारी सियासी तरबियत ना पाकिस्तानियों की है ना पाकिस्तानी डायस्पोरा की है, क्योंकि आपकी भी वहां पे जो ब्रेकें लगती रही, आपकी भी आपकी सारी उम्र में से आधे से ज्यादा पीरियड आप मिलिट्री डिक्टेटर्स के पास रहे। फिर उन्होंने कभी रेफरेंडम कराए, गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए, कभी उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी पे तवज्जो दी,
कभी कुछ किया, जिस तरह हमारे इस वक्त बड़े बड़े लीडरान समझते हैं, बल्कि मैं तो एग्री करता हूं कि इलेक्शन होते भी है तो वो धांधली के जरिए उनको चेंज किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का बदतरीन चैलेंज है। तो उसी लिहाज से जब वहां से लोग आते हैं, जमहूरियत का कोई ट्रेनिंग नहीं है सियासी, फिर वो यहाँ आके भी वो जिस तरह आप वहां पे डिस्कनेक्ट है सियासत के साथ, वो यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट है। उसके बाद ये होता है कि हमारा हर पाकिस्तानी, क्योंकि इकोनॉमी बेस अगर माइग्रेट करके आता है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो इमिग्रेशन हुई जब मिडल ईस्ट की लेबर वहां से बंद हुई, मिडल ईस्ट ने जब श्रीलंकन, बांग्लादेशी और इंडियन सस्ते लोग हायर करने शुरू किए, तो वही लोग हमारे यहाँ आ गए। अब उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ आते हैं, पाकिस्तान में घर बनाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर वीक होने की वजह से फिर उन घरों की हिफाजत चाहिए होती है। अब उसके लिए क्या करते हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई के एमपीएस का इन्फ्लुएंस चाहते हैं। अब फिर इसी बुनियाद पे आप ये देखें कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, ह्यूस्टन, हर शहर के अंदर 3-3 पार्टियां पीटीआई के ग्रुप बन चुके हैं, 4-4 ग्रुप नून लीग के हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उसके ऊपर सितम जरीफी ये है कि खान साहब को पता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में ज्यादातर लोग दे आर लीनिंग टुवर्ड्स पीटीआई, अब वो उन्हें वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, जिसके मैं हक में नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हक में, क्योंकि ये इनको बजाय लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने के, अब यहां बैठ के भी फिर वो वहां पे एमएनएस बनने की कोशिश करेंगे वहां, हालांकि वो पहले ही मौजूद है। आप सिर्फ पीटीआई नहीं है, अब किसी पार्टी की कैबिनेट उठा के देख लें, आधे लोग उनमें ब्रिटिश होते हैं या अमेरिकन होते हैं, लेकिन उनका अब मैं बताता हूं उनकी क्या सर्विसेज होती हैं। वो कोई टेक्नोक्रेट नहीं होते, वो यहां पे भी इतने सक्सेसफुल लोग नहीं होते, सिर्फ वो एक करते हैं कि हमारे सियासतदानों के खाने पकाते हैं। वो जब आते हैं उनको उनके शोफर ड्रिवन ड्राइवर बनते हैं उनके। अब मैं ये गारंटी के साथ ये कह रहा हूं, मैं हर बड़े बड़े सियासतदान आपके देखे हैं जिनके लंदन में कारोबार है, रेस्टोरेंट थे, कई लोग तो मैंने देखे ऐसे ऐसे आपके मिनिस्टर सिर्फ पाकिस्तान में वो मिनिस्टर इस वजह से बने कि उनके वहां पे रेस्टोरेंट थे, ताजा खाना, ताजा रोटियां पकाते थे, वो भेजते थे, उनका टेक केयर करते थे, और आपकी कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। इसी तरह आज भी आपके जो ज्यादातर बैठे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम थे शोफर थे, ज्यादातर खाने पकाते थे, और उनकी बस कोई टेक्नोक्रेसी नहीं है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। होता है ना कोई पीएचडी इकोनॉमिक्स जाके पाकिस्तान की मदद कर रहा हूं, जीरो। एक तो ये सितम जरीफी, और उसके बाद मैं बताते हैं वोटिंग के हक में, मैं हक में नहीं हूं कि आप वोटिंग का हक दिया जाए, हाँ सिर्फ उनको दिया जाए जो रियल असल मानों में ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो कौन है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी मिडिल ईस्ट में है, उनको वोटिंग राइट्स दें। हम आई एम एन अमेरिकन, व्हाई आई नीड टू वोट इन पाकिस्तान? मैं अमेरिका में वोट डालता हूं, मैं वही मेरे लिए बेहतर है। कैनेडियंस को नहीं देनी चाहिए। जिस कंट्री के अंदर आपकी सिटीजनशिप मौजूद है, उनको पाकिस्तान में वोटिंग के हक की कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ मशरूत होनी चाहिए, पाकिस्तानी शरीयत के साथ उनको वोटिंग राइट्स दें। एक तो मैं इस चीज के हक में। अब मैं आगे एक बात बताना चाहूंगा कि आपने नेशनलिज्म का एजेंडा, नेशनलिज्म आपके पाकिस्तान में भी नहीं है, और हम जाहिर है पाकिस्तानी अमेरिकन है। अगर हम पाकिस्तान में नेशनलिज्म नहीं है तो यहां हमारे अंदर क्यों नेशनलिज्म आएगा? अब मैं उसकी मिसाल देता हूं, आप हमारे साथ सितम जरीफी देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का बना दिया जाता है मिनिस्टर सरवर खान साहब को पिछली गवर्नमेंट में। मेरा खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तजर्बा है, मैं उनके ऑफिस में गया और मास्टरों और पटवारियों के तबादले कर रहे थे। वो वहां एक भी ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं बैठा था उनके ऑफिस में, और सरवर खान साहब को बिल्कुल पता ही नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी है क्या चीज। आजकल देखें सितम जरीफी, जुल्फी बुखारी साहब जो कि प्रेसिडेंट साहब के जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के सबसे ज्यादा चहेते हैं इस वक्त, ओवरसीज पाकिस्तानी का पोर्टफोलियो उनके पास है। और भाई वो तो सोने का चमचा लेके पैदा हुए इंग्लैंड में, ब्रिटिश है, उनका ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या ताल्लुक है? होना चाहिए जहां सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, सऊदी अरेबिया में। आपका ऐसा एक ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर होना चाहिए जिसको अरबिक कल्चर का पता हो, नीचे से तरक्की करके गया हो, जिसके रिलेशनशिप हो मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, उसको होना चाहिए। ऐसे लोगों को आप ओवरसीज पाकिस्तानी बना देते हैं जिनका हमारे साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, फिर हम डिलीवर क्या करेंगे आपको? जीरो। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, यहाँ पे आपको रोक के मैं अपना सवाल भी, बिल्कुल आप अपने पॉइंट्स भी जरूर कंटिन्यू कीजिएगा जो और भी आप इस हवाले से मैं भी इसमें अब आपने इतनी बातें बताई तो। अच्छा सर, हम
मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देखिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था कि हमारी अब सेकंड जनरेशन जो है वो भी इस पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का ये है कि हम तालीम की वैल्यू डॉलरों के साथ करते हैं। मुझे अभी तक याद है कि जो पाकिस्तान में कहते थे आपका हर सीएसएस अफसर जो है वो डॉक्टर है, पाकिस्तान में भी मैं जिस दौर का रहने वाला हूं वहां कहते थे कामयाबी की निशानी कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हो। अब यहां पे भी आते हैं तो सारे ज्यादातर पहला जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसको कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, जो थोड़ा सा मेरे जैसा होता है उसको कहते हैं आईटी में जाना है। अब वो आईटी के साथ पैसे डॉलरों के साथ, मेरा मकसद हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें सोसाइटी का अंदाजा नहीं है कि अब सोसाइटी के अंदर, मुझे ये बताएं, मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपको, पाकिस्तानी जिसको ज्यादातर नहीं पता इन चीजों का, मुझे ये बताएं 70% लेजिस्लेटिव बॉडीज पूरी दुनिया में जो है वो सारे मुखला होते हैं। कभी किसी मुल्क का देखा आपने को आईटी का बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाए? कभी देखा आपने? नहीं है पॉसिबल। डॉक्टर एमबीबीएस कितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, इंग्लैंड के, अमेरिका के? लेकिन हमारा असल में हमारा सोचे डिफरेंट है। और जो मैं बॉटम लाइन आखिरी, क्योंकि मैं बता रहा था सेकंड जनरेशन भी इस साइड पे नहीं आ रही, तवज्जो नहीं दे रही, उसकी एक तो वजह ये है कि माँ बाप समझते हैं जो बच्चा ब्रिलियंट है वो आईटी में जाए या मेडिकल स्कूल में जाए और वो पैसे बनाता रहे, एटीएम बन जाए, लेकिन सोसाइटी के अंदर ना वो चैरिटी करे, वो अपना घर बना ले, गाड़ियां ले, महल बनाता जाए, लेकिन उस सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा उसके साथ एक और भी मैं एक खास चीज कहना चाहूंगा, आज तक मैंने अमेरिका में किसी बंदे को, पाकिस्तानी को चैरिटी के वर्क नहीं करते देखा। मैं डॉलरों के साथ बात नहीं कर रहा, किसी फायर ब्रिगेड ऑफिस में जाके वो वॉलंटियर कर रहा हूं, किसी हॉस्पिटल में जाके वॉलंटियर कर रहा हूं, नहीं। मैं कहता हूं सड़क पे कोई कचरा उठा रहा हूं पाकिस्तानी, नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारी सोचे नहीं वहां तक, हमारा तरबियत ही नहीं सर, ये तो सोच ही नहीं। हालांकि अमेरिका के अंदर, मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, आलिया, जमहूरियत जो है इज अ पब्लिक सर्विस। अमेरिका के अंदर इसकी फाउंडेशन ये है कि इसको नॉन प्रॉफिट बेसिस पे आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं। आप इससे पैसे नहीं बनाते, आपका कारोबार अलग होता है, आप अपने गोशवारे फाइल करके आते हैं, क्लीन होके आते हैं, आप सर्व करते हैं। इंटीग्रेशन, मैं समझता हूँ ये इंटीग्रेशन, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे बड़ा, मैं इस वक्त जो मेरा मैंडेट है, टू हाउ टू टीच द सेकंड जनरेशन हाउ टू लव अमेरिका, हाउ टू इंटीग्रेट इन अमेरिका, हाउ टू सर्व अमेरिका। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट माय नंबर 1 प्रायोरिटी राइट नाउ। सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ने तो जो करना था कर, फर्स्ट जनरेशन हम यहां आते हैं अपनी भूख खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा तो हम कर ही कुछ नहीं सकते। सेकंड जनरेशन जो है अभी हमारी, वो भी डीरेल्ड है वे टू द इंडियंस। 5 कांग्रेसमैन ऐसे तो नहीं प्रोड्यूस हो गए इंडियन, हमारा एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसिलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं आपका वहां पे। तो ये किसने फिक्स करना है? और इंडिया के काउंसलर्स होंगे, मतलब काफी बड़ी तादाद वहां पे इंडियंस की होगी। इंडियन है। न्यूयॉर्क से मैं लेडी देयर, आई मेट हर, शी इज अ लॉयर अटर्नी, आई फॉरगॉट हर नेम, काउंसलर भी है, और 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। निक्की हेली आ गया, शी इज अ सिख इंडियन, वो आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। भाभी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, और कई यहाँ पे फिर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं, डॉलर, हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है, हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ। उनको उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे ट्रक की बत्ती दिखाई है। हालांकि मैं एग्री नहीं करता उनकी कई चीजों से, वो भी डिक्टेटर बन के फिर रहे हैं इंडिया में, वो भी वोट लेते हैं मुसलमानों को मार के, कश्मीरियों को मार के या जंग छेड़ के। ये जमहूरियत नहीं है। लेकिन उन्होंने हिंदुओं को ऐसी ट्रक की बत्ती दिखाई है, वो ना सिर्फ इंडिया में जहां जहां बैठे हैं, वो मोदी साहब तो अगले भगवान है उनके, वो तो स्टैचूज भी बनेंगे, उनकी इबादत भी होगी। मैं कल भी देख रहा हूं, मैं इंडियन मीडिया को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ, ही इज नेक्स्ट भगवान ऑफ इंडिया। और जिस तरह पोर्ट्रेइंग गोदी मीडिया, जुडिशरी कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, हर चीज, वो तो
ही इज बिहेविंग लाइक अ हिटलर स्टाइल यूनिफॉर्म देखें, और जिस तरह की वो बातें, ट्रेनिंग है, जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे। मेरा मतलब कॉन्सेप्ट देखें 21वीं सदी ने मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई। और मैं हैरान होता हूं कि मेरे कई दोस्त इंडियन हिंदू जो है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि एक चाय वाला है जी, वो भगवान बन गया है, उसने किस तरह इंडिया को, हालांकि इकोनॉमी उसकी तबाह हो चुकी है इंडिया की, लेकिन मीडिया सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है। वो जो सारी बातें बड़ी तफसील से बताई, इसमें मुझे एक तो ये पता चला, दो तीन बातें जिसका मैं जिक्र करूंगी, फिर हम उस पर बात करेंगे। कि देखिए, एक तो ये कि हम ये जानते ही हैं कि एजुकेशन का तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में सिस्टम जो हमेशा से तालीमी है, यहाँ पर तो आप देखिए कि पीएचडी बन जाते हैं तब भी अंग्रेजी सही तरीके से बोलना नहीं आती। और आप भारत को देख लीजिए, वहां पर जो है जिस तरह वो एक मजाक किया जाता है, लतीफा बोला जाता है कि जी आप वेस्ट में बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलते, तो इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं। और फिर मुआशरत का भी सर, वो साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है। हमारा माइंडसेट तो, हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं, अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकल पाए, जबकि वो इसको, तो ये सब चीजें इसमें करती हैं। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर हम देखें इस वक्त, आप जानते हैं कि वैंडी शर्मन ने कुछ इस तरह की बात की, तो क्या क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, वहां पे कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान जहां खड़ा था, मैं कहता हूँ कुछ फिट पीछे ही गया होगा, आगे उसने क्या जाना है पाकिस्तान में। मैं तो वैंडी शर्मन, मैं समझता हूं, मुझे अफसोस है वैंडी शर्मन पे। मैं ये टच करना चाहूंगा इस बात को कि डिप्लोमेसी इस चीज का नाम नहीं है कि जहां बैठे आप हर चीज बाहर निकाल के रख दे। अब उन्होंने मुंबई में जो स्पीच दी और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि शी इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस, अगर इस तरह की बातें करनी थी तो पाकिस्तान जाओ ही ना, क्या लेने गए हो आप? मुंबई में जाके देखें, वहां से स्टेटमेंट दे कर आई हैं वो कि वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान, ये वहां से निकलते हुए जाते हुए स्टेटमेंट दे के गई है कि आई एम गोइंग देयर फॉर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, नॉट इन अ ब्रॉडर लेंस के साथ नहीं हम जा रहे। मैं उसी भाई, इन हालात में तुमने जाना है, इंडियन को खुश करना है, तो पाकिस्तान आओ ही ना। अगर तो आ रहे हो, कोई डिप्लोमेसी लेके आ रहे हो, कोई अच्छी बातें करो। अच्छा, वहां से फिर ये कि यहाँ आके जो करना है कर लो भाई, वापस आके अमेरिका में। उसने मुंबई से ही अपने पाकिस्तान के ट्रिप का मूड बना दिया था कि हम उधर ही खड़े हैं। फिर यहां से जाते हुए उसने स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप को बेहतर अभी हमारे लिए इज टू अर्ली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। ये सारी चीजें असल में ना, ये बात वैंडी शर्मन का कसूर नहीं है। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन यहां बैठी है, वो आलिया थर्ड टर्म चल रही है बराक ओबामा की। ये बराक ओबामा साहब को टेस्ट कर लिया था चाइना ने भी और रशिया ने भी। फॉरेन पॉलिसी इनके बस की गेम ही नहीं है। इनकी सारी की सारी तवज्जो सोशलिज्म पर है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह के माइंडसेट लोग उनके साथ बैठे हैं। उसी तरह जिस तरीके से आप देखें कि हमारे जनरल मैकेंजी और जनरल मिली, जितनी ह्यूमिलिएशन उनकी की गई है, मैं वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है यार ये शाम को रिजाइन ही कर दे, लेकिन वो किस ढिठाई के साथ बैठे हैं, किस ढिठाई के साथ एडमिट भी कर रहे हैं कि हम जंग हार चुके हैं, लेकिन एक सिंगल रिजाइन नहीं हुआ किसी। और दूसरी बात है, चले वो रिजाइन नहीं देते तो हो सकता है प्रेसिडेंट साहब उनको फायर ही कर देते, वो भी नहीं हुआ। किस ढिठाई के साथ तीनों लोग उस दिन सेनेट की कमेटी की हियरिंग में बैठ के एक चीज पे ब्रैग करते हैं कि जी देखिए हम भागे कितनी खूबसूरती से, हम वहां से सामान उठा के भागे हैं, इंटरनेशनल रैकेट बना दिया है भागने का वहां से मुंह छुपा के। मेरे लिए तो एम्बैरेसिंग था। और उसी तरह से माइंड सेट की ये वैंडी शर्मन है, ये गई है। लेकिन मैं इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं कि इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू, ये इंटरेस्ट में उनके। और मैं देख रहा हूं ये लाजमी किसी ने, मैं पहले भी एक आपको बताता था कि जिस तरीके से पहला शॉक तो ये हुआ था दोहा में, जब तालिबान के साथ इन्होंने डील साइन की थी, तो अल्टीमेटली उसके बाद वो गवर्नमेंट तो गिर नहीं थी गनी साहब की, उनका तो मोराल ही खत्म हो गया ना। जब आपने उनको पार्टी नहीं बनाया, शिकस्त तो उनको वैसे ही होगी उसी दिन।
अब उसके बाद जो $80 बिलियन का असला वहां छोड़ के आए हैं, वो कोई नुमाइश पे थोड़ी रखना है उन्होंने, वो तो चलेगा ना भाई। अगर वो चलेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान भी रगड़ा खाएगा। लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है कि वहां पे खाना जंगी हो और उसमें चाइना इन्वॉल्व हो, या चाइना के पड़ोस में वहां एक ऐसा तसादम बने ताकि उसकी इकोनॉमी को ब्रेकें लगे। अब वो दो चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी ये इंटरेस्ट है और इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। और वन माइंड अप्रोच को मैंने डिफाइन आपको कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, दोनों पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड है। अब पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान अपने डॉलरों की बारिश सोच रहा है। पाकिस्तान में तो अंदर आप कहते हैं ना कि जो भी बात होती है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है बात, वहां पे तो इंटरेस्ट, वहां पे तो नेशनलिज्म है नहीं है। किसी ब्यूरोक्रेटिक कोई ऐसा डिसीजन नहीं होना, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान रिलेटेड हो। पाकिस्तान का आपने मुस्तकबिल देखना हो तो लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों के साथ अटैच है उनका मुस्तकबिल। तो मेरा मकसद है कि पाकिस्तान पे दुआएं खैर हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूं मेरे लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी थी अगले दिन कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा है, तोशा खाना पे खड़ा है, एक्सटेंशन पे खड़ा नैब की। और दूसरी मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बात ये हुई अगले दिन, आपके ISI के चीफ चेंज हुए हैं और वो इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान की जिसके हद को नहीं। मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, आपको पता है इंडिया का इस वक्त कौन इंचार्ज है रहा का? आपको पता है अमेरिका का इस वक्त CIA का FBI का इंचार्ज कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कौन है? इंग्लैंड का कौन है? लेकिन आपका मैं हैरान होता रहता हूं। फिर आप कहते हैं जी लोग बातें करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको हाइब्रिड कहते हैं। साजिद साहब, हमारा तो पिछले कई दिनों से ये जो DG साहब की आप बात करें, इनकी जो मामला था तब्दीली का, तकर्रुर का, तैनातियों का, इसमें तो खाना हजम नहीं हो रहा था। मतलब ये कि सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता कई दिनों से, उसके बाद जो ट्वीट्स हुई, जो मुबारकबादें दी गई नए आने वालों को और नई तैनातियों की, तो वो उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो जो हमने कुछ की पॉइंट्स बात किए कि ठीक है, अगर हमारी बेस अच्छी होगी तो ये सब जो मुश्किलात जो हम बातें करें हो जाएगी। क्या हम किसी हुकूमत ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सोची है, पाकिस्तान में कभी नहीं सोचा गया कि वहां पर जो अमेरिका में जो है हमें अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? आपसे कभी किसी ने बात की हो, कहीं पर वहां पर ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हुई हो इस सिलसिले में, कोई मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है ट्रेनिंग्स दी जा रही हो कि चलें, नहीं हुआ अब तक तो इसको करते हैं, अब कुछ इस तरह का कभी हुआ? बिल्कुल हुआ। देखिए, मुझे कहते क्या है, हम पाकिस्तानी जो आगे आते हैं ऊपर वाले लेवल पे, इनका दिल होता है कि हम अपने कारोबार बंद करके अपने पैसों पे जाके तो लॉबी शुरू कर दें और उसका फायदा सिर्फ इनको हो, और ये एड ले जाएं, ये अमेरिका के वहां डॉलर ले जाएं और वहां से जाके दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां खरीद लें। लॉबीइस्ट हम बने, अपने बच्चों का हक मार के, अपने कारोबार खराब करके लॉबी इनके लिए करें और ये यहां से पैसे ले जाके लंदन और दुबई ले जाए। हाँ, ये चाहते हैं, बिल्कुल ही करते हैं। लेकिन इस तरह हुआ है कभी? इस तरह होता है? कर सकते हैं ये? मैंने आपको कई दफा कहा कि उन्होंने लॉबी फर्में यहां पे हायर की हैं और उनमें भी पैसे खाए, हर गवर्नमेंट ने खाए हैं। बात दरअसल खत्म कहां पे होती है आलिया? बात खत्म होती है नेशनलिज्म पे, पाकिस्तानियत पे। मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो? मैं कहता हूं यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं? मुझे, और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं, शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी जिंदगी। 73 साल की 1947 से शुरू हो गई थी ये गेम सारी, और उसमें मुझे अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। मेरा दुख इस बात का है कि उसमें रिलीफ नजर नहीं। मुझे रिलीफ जिस दिन नजर आई मैं शायद खुद चला जाऊं पाकिस्तान, मैं खुद जाके अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करूं। लेकिन यह कि मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती। पाकिस्तान को खाया जा रहा है, और एक मजे की बात यह है कि खाने के लिए अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने। जिंदगी में एक यहां पे असूल देखा है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, करप्शन मिलके होती है। अकेला ना सियासतदान कर सकता है, ना अकेला ब्यूरोक्रेट कर सकता है, ना एस्टेब्लिशमेंट, ये मिलके करते हैं। और इस वक्त एक ऐसा अलायंस बन चुका है जो टूट नहीं रहा बिल्कुल। इनमें से आपके ये ऊपर वाला अलायंस जो है, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदान, जब तक ये नेशनलिस्ट नहीं होंगे पाकिस्तान के बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं। मैं अलमिया बताता हूं आपको, देखिए आपके हालात क्या है। मैंने अगले दिन हमेशा आपको मैं बताता रहा हूं कि पाकिस्तान 0 पॉइंट से भी थोड़ा पीछे फैजाबाद पे चला गया। वो किस तरह कि मुझे पता चला कि काफी अरसे से जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर से। ना सिर्फ यहां से आपके जो बाइडन नाराज है, चाइना भी नाराज है।
चाइना अब अगले दिन, मैं बल्कि एक पूरा विलाग इस पे करना चाहूंगा कि वो ग्वादर छोड़ के अब कराची चले गए। आपने कहा सर जी वो छोटी चीज पसंद रही तो बड़ी ले ले, बल्कि मैं तो कहूंगा पिंडी इस्लामाबाद भी दे दे, वहां पे कोई रिजॉर्ट बना दे चाइना आके। नहीं सर, पिंडी नहीं, पिंडी पिंडी तो पिंडी बस एक का ही है, पिंडी किसी का नहीं हो सकता। और नहीं, नहीं देखे ना चॉइस, लेकिन वो उनको किसी किसी असेंबली से नहीं पूछा गया, किसी मेरा मतलब कौमी असेंबली की ये डिसरिस्पेक्ट है। उनसे कंसेंसस लेने चाहिए थे कि जी ग्वादर पहले दिया 40 साल के लिए, वो अब कराची भी मांग रहे हैं, दे या ना दे। लेकिन बस इस तरह मुल्क चलते। मुझे ये बताएं कि मिडिल ईस्ट तो पहले ही वो शहजादे चलाते हैं जिस तरह उनके बाप की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी तो यही हो रहा है। किसी मेरी मादर मिलत की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है, मेरी शनाख्त है पाकिस्तान। मेरे बारे में कई दफा लोग कहते हैं यार ये पाकिस्तान के बारे में क्यों वो यार मैं तकलीफ से यहां बैठता हूं तब बोलता हूं ना। उसकी वजह ही तकलीफ आ रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि मैं यहां बैठ के देखता हूं कि दूसरे मुल्क किस तरह तरक्की कर रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अब देखें, दूसरा दुख ये होता है कि यहाँ पाकिस्तान से लूट के आते हैं, फिर यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ प्रॉपर्टियां लेते हैं, उनको देखते हैं, फिर तकलीफ होती है कि यार एक एक डॉलर मेरा मतलब कितना मुश्किल है कमाना, और ये अरबों के। अब तो मैं हैरान होता हूँ आपके पॉलिटिकल बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछे नहीं आई, वो इस तरह करप्शन कर रहे हैं कि मुझे सिफरे भूल जाते हैं कई दफा। साजिदार साहब, इसी नोट पर, इसी दुआ के साथ चलें। पता नहीं कब तक हम ये वाली जो है इसको रोना जो है वो रोते रहेंगे, और कभी हम खुश होके ये बताएंगे कि अब तो ये हो गया भाई, अब तो हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी ऐसा वक्त मैं रोता रहूंगा जब तक। देखें रोने का हक है ना, मुझे रोने से तो कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद।